और भाई क्या हाल चाल है आजकल? खैर हम तो आ गए ट्रिग्नोमेट्री लेके आपका हाल बिगाड़ने। ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा अलग लगता है ना। जैसे अभी तक क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल, ये सब थोड़ा क्या है कि फैमिलियरिटी है ना, क्योंकि पहले से इनको जानते हैं। पर ये नया आदमी है ना, तो नया आदमी भले ही इतना हाई फाई ना हो, पर भाई देखने में तो लगता ही है। ठीक है, तो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखो कि ये टफ चैप्टर नहीं है, ये नया चैप्टर है, और नए चैप्टर को सीखने में समय लगता है। तो क्वेश्चन लगाओगे ना, तो कई बार होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं बना। जैसे तुमने 4-5 क्वेश्चन ट्राई किए और एक भी नहीं बना तुमसे, तो कोई बात नहीं भाई, हमसे नहीं बना, किसी से नहीं बना। भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं खुश हूं। तो मेरा हमेशा कंपैरेटिव में देखा जाता है ना, कि मेरे से नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं बन रहा है, मतलब भाई नया है ना। नए लोग इतना जल्दी थोड़ा अपने वश में थोड़ी आ सकते हैं। जिनको जानते हैं उनसे हम अपनी बात मनवा सकते हैं, भाई इसको तो अभी नहीं जानते ना, तो जानने में टाइम लगेगा। तो अच्छे से जानेंगे भाई साहब इनको, ठीक है, और जान के रहेंगे। तो कमर कस लो और कॉपी पेन निकाल लो, बढ़िया से तैयार हो गए। चलो ट्रिग्नोमेट्री। एक बार क्या हुआ ना कि गार्डन में ऐसे एक साइंटिस्ट घूम रहा था, मैथमेटिशियन घूम रहा था। सब तो वहाँ शांत थे, पर उसका दिमाग शांत नहीं था। उसने देखा यार एक पेड़ है ना, बहुत बड़ा सा पेड़ है। क्या मैं इसके ऊपर चढ़े बिना इसकी लंबाई नाप सकता हूं क्या? कैसे? उन्होंने देखा कि मान लो एक पेड़ है भाई साहब, ठीक, बहुत बड़ा सा पेड़ है, मान लो पेड़ है ये, ठीक है, और वो थे यहां पे। उन्होंने कहा इस पेड़ की मुझे लंबाई जाननी है बिना इस पेड़ पर चढ़े। कैसे? उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो छोटा पेड़ है, ये भी तो एक पेड़ है ना, इसके लिए कम मुंडी उठानी पड़ती है। जो बड़ा पेड़ है उसके लिए ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है ना। तो इसका मतलब जिसको हमने ज्यादा ऊपर देखा वो ज्यादा बड़ा पेड़ हुआ, है ना। मतलब कि यहां कुछ एंगल से रिलेशन है। हमने जितना ज्यादा एंगल, जितना बड़ा एंगल देखा उतना बड़ा साइड हो गया। ध्यान दो, जैसे ट्रायंगल भी हम देखते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक, इसमें ये एंगल सबसे छोटा है, ठीक, और ये एंगल सबसे बड़ा है। तो जो एंगल सबसे बड़ा है उसके जो अपोजिट की साइड है वो भी तो सबसे बड़ी है। देख रहे हो, ये छोटा एंगल है तो इसके अपोजिट की जो साइड है, यानी कि ये साइड इस साइड से छोटी है ना। तो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड होगी। यानी कि इसको देखने पर, मान लो इस पेड़ को देखने पर ये एंगल लगा, ये थीटा है। थीटा से हम क्या दिखाते हैं? हम एंगल दिखाते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा पेड़ है, यानी कि इसको देखने में ज्यादा एंगल लगा, तो ये देखो एंगल बढ़ गया ना। ये पहले छोटा सा एंगल था, बड़े पेड़ को देखने में ज्यादा बड़ा एंगल लगा, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो इसको ट्रायंगल से समझते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार इस प्रॉब्लम जो है ना, ये ट्रायंगल टाइप बन रही है, क्योंकि देखो ये तो ट्रायंगल हो गया ना, कि ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये हम हैं, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन गया। ये हमारी आंख है, तो ऐसे हमने सीधा देखा, ये पेड़ था, और ये हमको ऐसे दिख रहा है पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, तो ये देखो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन्होंने इसको ट्रायंगल के मेथड से सोचने की कोशिश करी, ठीक है। अब ट्रायंगल से कैसे सोचेंगे? जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका ये 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री ट्रायंगल को उठा लिया भाई साहब, ठीक है। अब 90 डिग्री ट्रायंगल को जब उठाया तो देखा कि ये एंगल मान लो कुछ भी है, थीटा कह दो इसको। दिख रहा है क्या? ये मार्कर चल नहीं रहा आज मेरा सही से, चलो ब्लैक ही यूज करते हैं। ये थीटा है मान लो। थीटा एक साइन है जो कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बाकी में हम मान लेते हैं ना कि मान लो कि एक्स है कोई भी चीज, ऐसे एंगल को मान लेते हैं कि मान लो थीटा है। बस दिखाने का तरीका और कुछ नहीं, हमको इसकी वैल्यू नहीं पता इसलिए हमने इसको थीटा बोल दिया, ठीक। तो ये देखो, अगर ये थीटा है मान लो और ये पेड़ है, अगर इससे छोटा पेड़ हुआ कोई,
जो कि इसी लाइन ऑफ व्यू में आ रहा है, तो क्या वो भी थीटा एंगल बनाएगा क्या? कहने का मतलब कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम ऐसे पार्टीशन कर दें एक, ठीक, तो ये एंगल तो चेंज नहीं होगा और ये 90 डिग्री फिर बन जाएगा। मतलब समझे क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने इस साइड को थोड़ा सा खिसका दिया पर एंगल चेंज नहीं हुआ। और शायद आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल। सिमिलर का मतलब है कि देखने में एक जैसे हैं, ठीक है। छोटा वाला निकाल के देखो तो ऐसा दिखेगा कुछ, बड़ा वाला देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बस साइज डिफरेंस है ना, पर देखने में तो एक जैसे है ना। एक जैसे क्यों है? क्योंकि सारे एंगल्स जो है वो दोनों में बराबर हैं। जो छोटा वाला देखोगे उसमें एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तीसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, ठीक। ऐसे बड़ा जो ट्रायंगल है इसको भी देख लो, एक इस बड़े वाले का एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों के जो सारे तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स बराबर हैं। अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर है मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है भाई साहब कि जो साइड्स का रेशियो होता है ना वो बराबर होता है। मतलब कि मान लो कि ए बी सी, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, ठीक है। तो हमको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू सी ए बी सी से सिमिलर है क्योंकि एक जैसा दिख रहा है। एक जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं तीनों में, ठीक। तो इनके जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो कैसे? ए बी अपॉन बी सी, ना सॉरी, जो ए बी है देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है। तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है बेटा? पी क्यू, किसके बराबर होगी? बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? बी सी, सी भी लिख देते हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा? सी क्यू। इसकी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बराबर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा, बस अभी पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ये सब, ठीक है। ऐसे ये जो हाइपोटेनस है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि ए सी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड यानी कि पी सी, ठीक। तो इन तीनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं इनका रेशियो बराबर है। रेशियो बराबर है मतलब अगर हम एंगल फिक्स कर दें तो रेशियो से कुछ रिलेट कर सकते हैं भाई साहब। कैसे? देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। इसका एल्टीट्यूड अपॉन इसका एल्टीट्यूड, इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस, ठीक। तो रेशियो बराबर होता है क्योंकि ट्रायंगल देखने में बराबर है, मतलब देखने में सिमिलर है तो जो इनका रेशियो वही इनका रेशियो, वही इनका रेशियो, ठीक है। ओके, अच्छा अब इससे ध्यान दो कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, मतलब जैसे चलो मैं एल्टीट्यूड को और बेस को देख लेता हूं, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन है? मतलब हमको एक ट्रायंगल को देखना है ना, हमेशा हमारे पास 2-3 ट्रायंगल्स थोड़ी होंगे। तो एक ट्रायंगल को देखने के लिए तुम देखो कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू सी बी अपॉन सी क्यू के बराबर है। तो यानी कि अगर मैं सी, मतलब इतना पार्ट देखो अभी तुम, केवल इसको हटा दो, ठीक। ए बी अपॉन पी क्यू सी बी अपॉन सी क्यू के बराबर है, ठीक। तो यानी कि ए बी अपॉन इस पी क्यू को यहां भेज दो, ये पी क्यू यहां डिवाइड में है, उधर जाएगा इक्वल टू के तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। यानी कि पी क्यू यहां पहुंच जाएगा और सी बी यहां मल्टीप्लाई में है, इधर भेजोगे इक्वल टू के तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सी बी यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन सी बी
इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी क्यू। ठीक, यानी कि ये जो रेशियो है एल्टीट्यूड का और बेस का, ये बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का बराबर है। यानी कि इस ट्रायंगल को मैं अगर और बड़ा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो भी ये जो एल्टीट्यूड है और ये जो बेस है, इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? इस छोटे वाले के, इस मिडिल वाले के। ओ माय गॉड। यानी कि इस प्रॉब्लम में देखो तो क्या होगा कि एक मिनट, जैसे बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा था भाई साहब, ठीक, ये हमने पेड़ को देखा, पेड़ की टिप को देखा और अपने आंख के सामने एक लाइन खींची तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल ले लूं, छोटा सा ट्रायंगल, ऐसे स्केल वाला ट्रायंगल, जिसमें मैं उतना ही एंगल हो जितना कि एंगल मुझे पेड़ दिख रहा है, तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बड़े वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड अपॉन बेस छोटे वाले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड अपॉन बेस के बराबर होगा। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है भाई साहब? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर एंगल फिक्स्ड हो, अगर एंगल फिक्स्ड हो तो ट्रायंगल का साइज मैटर नहीं करता। समझे? मतलब कि अगर मैं ये छोटा एंगल बनाऊं, ट्रायंगल बनाऊं, या मैं ये बड़ा ट्रायंगल बनाऊं, अगर इन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल बराबर है, तो इन दोनों के जो साइड्स का रेशियो होगा ना, वो बराबर होगा। मतलब इसका एल्टीट्यूड अपॉन बेस इसके एल्टीट्यूड अपॉन बेस के बराबर होगा, इसका एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस इसके एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा, इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस इसके बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। समझे? तो यानी कि अगर मैं एंगल फिक्स कर दूं तो जो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है वो फिक्स हो जाता है। समझ में मैंने क्या बोला? अगर मैं एंगल्स फिक्स कर दूं तो ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो फिक्स हो जाता है। ट्रायंगल की साइड्स ये हैं, इनका रेशियो फिक्स हो गया। तो बड़ा आसान हो गया भाई साहब। अगर मैं छोटे से ट्रायंगल में एंगल निकाल के उसका साइड का लेंथ कैलकुलेट कर लूं, तो क्या मैं बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? यही ट्रिग्नोमेट्री है। समझे कि रेशियो फिक्स है एंगल फिक्स होने की वजह से। तो मैं एक छोटे से ट्रायंगल को देखूंगा, उसमें उतना एंगल बनाऊंगा जितना मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल चाहिए, और फिर उस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड में निकाल के बड़े वाले ट्रायंगल की साइड निकाल लूंगा। और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या आ जाएगी? पेड़ की लेंथ आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अभी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो इसी ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के खेल को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, और इन्हीं रेशियोज को हमने नाम दे दिए हैं। जैसे एल्टीट्यूड अपॉन बेस को हम बोल देते हैं tan थीटा। अभी बताऊंगा क्या है, ठीक है? समझे? ऐसे हमने अलग अलग नाम निकाल रखे हैं इनके, क्योंकि हर बार हम ये तो लिखेंगे नहीं कि एल्टीट्यूड अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझे? तो क्या बोलते हो, बिना पेड़ पे चढ़े पेड़ की ऊंचाई निकालने कि ना निकालें? निकालते हैं। थोड़ा सा बस पढ़ने की देर है, फिर तुम खुद ही निकाल लोगे, है ना? फिर तुम खुद ही निकाल के मुझे बताओगे। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है, इस मार्कर को रख दो भाई साहब, इसका ये एंगल है थीटा, तो जो इसके साइड्स का रेशियो है वो फिक्स्ड होगा। ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं पहले, ठीक है? मान लो कि साइड जो है 30 डिग्री है, या इसको 30 डिग्री मान लो, ठीक? तो जो रेशियो है वो हमने कैलकुलेट किया एल्टीट्यूड अपॉन बेस का, और जो रेशियो आया वो आया 1/√3। ठीक है? तो मतलब कितना भी बड़ा ट्रायंगल होगा, अगर 30 डिग्री एक एंगल है, तो इस एंगल का जो एल्टीट्यूड है और जो बेस है, उनका जो रेशियो आएगा 1/√3 आएगा। ठीक? ये हमने कैलकुलेट किया एक स्केल में, ये नापा, इन दोनों को अपॉन में किया, तो 1/√3 आ गया। ठीक? तो मान लो ये पेड़ है, ठीक? और तुम इसको जब देखते हो यहां से, तो ये तुमको दिखता है कि ये 30 डिग्री ऊपर दिख रहा है भाई साहब, ठीक? और ये पेड़ मेरे से 5 मीटर दूर है। तो बताओ इस पेड़ की क्या ऊंचाई है?
बता सकते हो? ये पेड़ मेरे से 5 मीटर दूर है और 30 डिग्री ऊपर दिख रहा है, तो इस पेड़ की क्या ऊंचाई होगी? इस पेड़ की ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? मान लो कि इस पेड़ की ऊंचाई a है, मतलब हाइट h है पेड़ की, मान लो h, ठीक। तो जो h यानी कि एल्टीट्यूड अपॉन जो बेस है, बेस क्या है? ये ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो पूरा, ठीक। इसको रहने दो, ये इतना ही मान लो, इतनी पेड़ की हाइट है, ठीक है। ये 5 मीटर है जो कि बेस है, और h का है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस कितना आएगा? 30 डिग्री है एंगल। तो यानी कि ये जो रेशियो आएगा फिक्स है, छोटे ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट किया था पर बड़े ट्रायंगल के लिए भी वैलिड है। ये रेशियो आएगा 1/√3, ठीक है। तो पेड़ की हाइट क्या आ जाएगी? 5 यहाँ डिवाइड में उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5/√3 मीटर्स, ये पेड़ की हाइट। अब √3 को भाई तुम √3 की वैल्यू लिख लो 1.7 ऐसे कुछ, ठीक है। उसको तुम है ना 1.7 से डिवाइड कर दो तो अच्छे से लिखा जाएगी हाइट। पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि हमने छोटे ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट किया कि अगर थीटा 30 डिग्री है तो एल्टीट्यूड और बेस का जो रेशियो है 1/√3 आएगा, ठीक है। तो इसी रेशियो का यूज करके हमने बड़े ट्रायंगल का निकाल लिया, ठीक है। एक हमको पेड़ से दूरी पता थी कि पेड़ मेरे से 5 मीटर ज्यादा दूर है, 30 डिग्री पे दिख रहा है, तो जो उसकी एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस हमने 1/√3 कर दिया और भाई आ गया। क्योंकि ये ट्रायंगल जो है यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाएगा, देखो छोटा सा ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि ये भी 30 डिग्री है इसका, और ये बड़े वाले का भी 30 डिग्री था, तो ये बड़ा वाला छोटा वाला सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दोनों को साइड का रेशियो बराबर है। इसके साइड का रेशियो 1/√3 था, तो इसके साइड का भी रेशियो 1/√3 है, उससे आंसर निकल आया, ठीक है। अब इन रेशियोज को नाम दे देते हैं, जैसे हमने लिखा ना एल्टीट्यूड अपॉन बेस, कई बार यूज आएगा कि हमको एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस लिखना पड़ेगा, ठीक। और ये बात भी ध्यान दो कि एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई, है ना। ये ट्रायंगल की ऊंचाई क्या है बताओ? इस ट्रायंगल की ऊंचाई जैसे मान लो कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या है बताओ? बहुत लोग बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है भाई 3 सेंटीमीटर से इसकी ऊंचाई है। पर अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे होकर देखूं, मतलब मेरी आंख अभी ऐसे है, अगर मैं आंख को ऐसे करके देखूं तब इसकी ऊंचाई क्या होगी? तब तो इसकी ऊंचाई ऐसे 4 दिखने लगेगी ना, क्योंकि ट्रायंगल मुझे ऐसा दिखने लगेगा। तो क्या देखने से ऊंचाई बदल जाती है क्या? सोचो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री वो 3 है। मतलब अगर हम इस एंगल से देखेंगे तब जो एल्टीट्यूड है 30 है, जो बेस है वो 4 है। अगर हम इस एंगल से देखें तब जो एल्टीट्यूड है वो 4 है और जो बेस है वो 3 है। समझे? तो जिस एंगल से देखेंगे उस एंगल से सटी हुई साइड जो है हम उसको बेस बोलेंगे, क्योंकि एंगल उसी पर रखा हुआ है। ये एंगल जो है ये इस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस पर रखा हुआ है वो बेस हो गया, और जो सामने ऊंचाई दिख रही है वो एल्टीट्यूड हो गई, ठीक। और जो बड़ी वाली साइड है वो तो हाइपोटेनस होती है, वो तो हम जानते हैं, ये 90 डिग्री होगा भाई। एल्टीट्यूड और बेस हमेशा 90 डिग्री के पास वाले होंगे, बाकी बड़ा वाला हाइपोटेनस हमेशा होगा, ठीक है। तो रेशियो लिखते हैं भाई साहब। कितने टाइप के रेशियो हो सकते हैं? एक तो हो सकता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, या एल्टीट्यूड को कई बार हम ये भी लिख देते हैं परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड को हम परपेंडिकुलर भी लिख देते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब भी जो 90 डिग्री पे हो, हाइट हो, ठीक है। तो यहां पे परपेंडिकुलर लिखते हैं क्योंकि इससे एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है, बस नाम है अलग, ठीक है। तो पहला रेशियो क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा रेशियो क्या हो सकता है? हम ट्रायंगल के रेशियोज लिख रहे हैं, साइड्स के रेशियो, ताकि छोटे ट्रायंगल का रेशियो हम तो मेजर कर लेंगे भाई। कोई छोटा ट्रायंगल काट लेंगे कहीं से और देख लेंगे कि इस एंगल के लिए इस साइड और इस साइड का क्या रेशियो है। फिर उसी एंगल के लिए जो बड़ा ट्रायंगल होगा जहां पे हम नाप नहीं सकते, वहां पे हम निकाल लेंगे उसके लेंथ ब्रेथ, समझे? तो इसलिए हम रेशियोज को लिख रहे हैं, ठीक। परपेंडिकुलर तो हम कैसे कैसे रेशियो देख सकते हैं? एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस देख सकते हैं, एक बेस अपॉन हाइपोटेनस देख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या तो एक हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस देख सकते हैं, ठीक। या तो इन तीनों का उल्टा देख सकते हैं, है ना, कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है, तो ये 6 टाइप के रेशियो में इसमें देख सकते हैं। 3 साइड से देख लो, कोई भी रेशियो बचा नहीं है, ठीक है, या तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, कोई भी, सारे रेशियो लिख दिए भाई साहब। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है हम उसको बोलते हैं साइन थीटा। बस इसका नाम है और कुछ नहीं है। साइन थीटा मतलब थीटा कहां से आया, साइन मतलब तो हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी। थीटा का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा के हिसाब से होगा। जैसे इस थीटा के हिसाब से, थीटा क्या है, एंगल, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर लिखोगे ये थीटा के हिसाब से लिखोगे ना, तो थीटा का नाम बताना जरूरी है कि हम किस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर देख रहे हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अभी याद हो जाएगा, चिंता मत करो। बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक भाई। जो साइन थीटा का उल्टा होगा उसको बोलेंगे कोसेक थीटा, कोसेक। जो कॉस का उल्टा होगा उसको बोलेंगे सेक थीटा, ठीक। और जो टेन का उल्टा होगा उसको बोलेंगे कॉट थीटा। साइन कॉस टेन, ये तीनों मेन एंगल्स हैं हमारे, मेन रेशियोज यही है, क्योंकि ये तीनों तो इसके उल्टा है ना। तो उल्टा अगर ये सीधा पता चल गया तो उल्टा तो निकाल ही लेंगे भाई, ठीक है। और इनको याद करने का एक तरीका है, एक राइमिंग है कि पंडित भोला प्रसाद। पंडित भोले होते हैं और प्रसाद देते हैं, हर हर बोला और हर हर बोलते हैं। बस ये याद होना चाहिए कि साइन कॉस टेन, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन। जो साइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कॉस होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो टेन होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओ माय गॉड, समझे, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, जो सेक है वो कॉस का उल्टा है, जो कॉट है वो टेन का उल्टा है। तो पहले इससे याद कर लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर उसका उल्टा, ठीक। बस हो गया। फिर अगर ये रेशियोज याद हो गए ना फिर तो सब हो जाएगा भाई साहब, फिर सब हो जाएगा। पहले याद करो, रेशियोज याद करो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। पंडित जी भोले होते हैं, प्रसाद देते हैं और हर हर बोलते हैं। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला भाई साहब, पंडित भोला प्रसाद बोल दिया भाई, क्या बोल दिया पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके देखते हैं तब थोड़ा और समझ में आएगा। तो चलो मान लो कि ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, और तुमको दिया है कि जो tan a की वैल्यू है वो 3/4 है, और क्वेश्चन है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan का क्या मतलब है, tan का मतलब था पंडित भोला प्रसाद, लास्ट वाला 10 था, प्रसाद अपॉन बोला यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के लिए दिया हुआ है, यानी इसके हिसाब से देखना है, tan a की वैल्यू दी है, तो यानी इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू है वो है 3/4, यानी कि CB अपॉन AB जो है वो है 3/4, ठीक। तो CB की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, CB की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, मतलब इसका कुछ मल्टीपल होगी, है ना, जैसे 3 के या 4 के। जैसे मान लो कि CB की वैल्यू कुछ रही हो 15, ठीक, तो बेस की क्या वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू कितनी, 20 होगी, राइट। क्यों 20 होगी, क्योंकि हमको पता है CB अपॉन AB जो है 15/20 किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है ना। तो इसी तरह देख सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, वो तो 3 का कुछ मल्टीप्लाई करने पे होगा, और जो बेस है
वो 4 का कुछ मल्टीप्लाई करने पे होगा, मान लो k मल्टीप्लाई करने पे होगा, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 3k होगी और जो बेस है उसकी वैल्यू 4k होगी। हमने k क्यों लिया? क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि ये तो दिया नहीं है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये तो रेशियो दिया है ना। अगर हमने इसको 3k मान लिया, इसको 4k मान लिया, तो इनका रेशियो निकालोगे कितना आएगा? 3k/4k, k से k कट जाएगा, बचेगा 3/4। तो k कोई भी वैल्यू ले लो, तो अगर 3/4 इन दोनों का रेशियो है तो मान लो कि इनकी जो लेंथ थी वो 3k और 4k रही होगी, ठीक, ताकि रेशियो डिस्टर्ब ना हो, k से k कट जाए। ठीक है भाई साहब। अब हमको बेस परपेंडिकुलर अपॉन और बेस तो पता चल गया, हाइपोटेनस निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर क्या आएगा? 3 3 9 और k का स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 4 4 16 और k का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर। तो h स्क्वायर आ रहा है हमारा 25k स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो बन जाएगा रूट, क्योंकि इक्वल टू को उधर भेजने पर उल्टा हो जाता है ना, प्लस माइनस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है। इसी तरह स्क्वायर जो है रूट बन जाता है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी? 25 का रूट क्या होता है? 5, क्योंकि 5 5 25। और k स्क्वायर का क्या रूट होगा? k, क्योंकि k इंटू k स्क्वायर, ठीक। तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5k। अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है। जो साइन a होगा वो क्या होगा? वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हमारा 3k और हाइपोटेनस है 5k, तो यानी कि 3/5। साइन a की वैल्यू आ गई 3/5। अच्छा, कॉस c की वैल्यू बताओ। कॉस c की वैल्यू बिल्कुल c के हिसाब से देख लो ना। कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस किसके हिसाब से? c के हिसाब से। c के हिसाब से बेस कौन है? ये जो c एंगल है ये किस पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है इस पे, cb पे, यानी कि cb बेस है। cb की वैल्यू क्या है? 3k, तो यानी कि बेस की जगह होगा 3k अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 5k इज इक्वल टू कितना आया? 3/5। तो साइन a की वैल्यू 3/5, a की वैल्यू 3/5 और कॉस c की वैल्यू भी 3/5। अच्छा, और कुछ भी निकाल सकते हो ना। जैसे मान लो तुमको सेक निकालना है। सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos, कॉस का उल्टा, ठीक। अगर हमको सेक a की वैल्यू चाहिए तो यानी कि हमको क्या चाहिए? हाइपोटेनस अपॉन बेस चाहिए, क्योंकि जो कॉस था वो बेस अपॉन हाइपोटेनस था। सेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसका उल्टा। और a के हिसाब से चाहिए, a के हिसाब से हाइपोटेनस क्या है? 5k अपॉन a के हिसाब से बेस क्या है? बेस है ये 4k, है ना। क्यों ये बेस क्यों है? क्योंकि जो a एंगल है ये 4 पे k पे रखा हुआ है, देखो रखा हुआ है इस पे, ठीक। तो सेक a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4। ऐसे तुम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, सेक, कोसेक, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कोई भी निकाल सकते हो। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक था कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके एंगल्स का रिलेशन उसके साइड से, यही ट्रिग्नोमेट्री था। यही समरी ट्रिग्नोमेट्री की, कि अगर एंगल फिक्स कर देंगे तो साइड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, साइड के रेशियो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक साइड की वैल्यू पता चल गई तो रेशियो से हम सारी साइड्स निकाल लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको यह पावर देता है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स पता है और उसकी एक साइड पता चल जाए, बस एक साइड, तो हम सारी साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? चैप्टर में आगे भी बढ़ने दो भाई साहब। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। या मान लो तुमको मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि ये ट्रायंगल है एक, मान लो, ठीक। इसकी ये साइड है जो है 4 है, ये साइड 3 है, ठीक। कुछ मान लो 13 है, ये 12 है, ठीक, या ये 5 है। ऐसा लो जिससे वैल्यू आ जाए, ठीक। ये 13 है और ये कितनी क्या है? ये 5 है, ठीक। तो अब इसका तुम tan c निकालो। क्या निकाल लोगे? क्या? ये ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स दी हुई हैं और तुमसे बोला गया है कि तुम ये निकालो, tan c की वैल्यू निकालो। तो कभी भी क्वेश्चन मिले तो बैठना नहीं है, पेन चलाते रहना है। पेन कैसे चलाना है? tan c की वैल्यू निकालना है। तो tan c क्या होगा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। c के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? c के हिसाब से परपेंडिकुलर है ये, है ना, क्योंकि बेस तो ये हो गया भाई साहब। c जिस पे रखा हुआ है, बेस पे रखा हुआ है, तो जो बेस के अलावा है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है 5 अपॉन बेस क्या है c के हिसाब से? cb।
तो यानी कि tan c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5/cb। cb की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, कैसे निकालेंगे, दो साइड्स ट्रायंगल की दी हुई हैं, तीसरी साइड कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये साइड निकालो, ये साइड निकालोगे 12 आ जाएगी, ठीक, ये साइड 12 आ जाएगी, तो जो रेशियो है 5/cb का वो 1/12 हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे ट्रायंगल्स देते रहेंगे, साइड्स पूछते रहेंगे। तो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज उससे ट्राई करो, है ना, फिर और क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। भाई देखो चैप्टर टफ तो है, पर गेम वही खेलने में आता है ना जो टफ हो। भाई आसान गेम खेलने में क्या है यार, है आसान गेम खेलने में थोड़ी मजा आता है, जिसमें चैलेंज हो, जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो, जिसमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका मिले, मजा तो वही है ना। तो मजा लो इसका भाई साहब, मैथ से बढ़िया क्या गेम है। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि क्या साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो सकती है क्या, मतलब साइन, मतलब तुमसे पूछा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन किसी भी एंगल के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। साइन क्या होता है भाई साहब, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ट्रिक बताया था ना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला, पंडित बोला नहीं हर हर, हर वाला एच और पंडित वाला पी आ गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम देखो, एक रेशियो मैक्सिमम कब होता है, डिनोमिनेटर तो उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो डिनोमिनेटर कितना छोटा हो सकता है और न्यूमिनेटर कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर न्यूमिनेटर को बढ़ाओगे और डिनोमिनेटर को छोटा करोगे तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5/4 लिखा हुआ है, ठीक, हमने इसको बढ़ा दिया 6/4 कर दिया, तो ये रेशियो बढ़ गया, ये वाला ग्रेटर है ना। और अगर हम कर दें 5/3, यानी कि इसको हमने घटा दिया, तब ये वाला बड़ा हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा हो गया। क्यों, या तो न्यूमिनेटर बढ़े या तो डिवाइड करने वाला छोटा हो जाए, ठीक है। और मान लो कि अगर हमने इसको बढ़ा दिया था 5/5 कर दिया, तो तब ये बड़ा हो गया ना, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर ही बढ़ा दिया, जिससे डिवाइड कर रहे थे वही बढ़ा दिया, तो आंसर तो कम आएगा ही। देखो ये तो 1 हो गया 5/5 कट के, और ये तो 1 से बड़ा है ना, 4 1 जा 4, पॉइंट में कुछ आएगा। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रेशियो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ये। न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा रेशियो उतना ही बड़ा होगा। तो समझ आया। तो हमको देखना है कि ये रेशियो सबसे बड़ा कब हो जाएगा। जैसे एक ट्रायंगल बनाओ, ये हाइपोटेनस है, मान लो इस एंगल के हिसाब से देखते हैं, ठीक, ये परपेंडिकुलर है। हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इनका रेशियो देखना है। इसको बढ़ाओ भाई साहब, बढ़ाएं, बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं, एक काम करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं। परपेंडिकुलर को बढ़ाना है तो हाइपोटेनस को तुम मत छेड़ो, तुम केवल परपेंडिकुलर को देखो, ठीक, क्योंकि एक को तुम बढ़ा लोगे जितना तो दूसरा तो अपने आप मैनेज हो जाएगा ना। तो परपेंडिकुलर को हमने बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा, ठीक। फिर इससे हाइपोटेनस कीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। इसको और बढ़ाओ, और कैसे बढ़ाएं, बेस को और छोटा करो, परपेंडिकुलर को और बढ़ाओ भाई साहब। तो अब देखो ये एंगल कहां जा रहा है, ये एंगल भी 90 होता जा रहा है धीरे धीरे भाई साहब। पहले छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। अभी 90 से तो बड़ा होगा नहीं ना कभी, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा तब तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा ना, पर ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, समझे। तो क्या किया हमने कि उस ट्रायंगल को हम चपटा करते गए ताकि परपेंडिकुलर बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, बड़ा। हमने ट्रायंगल पकड़ा और उसकी हाइट बढ़ाते गए हम। तो इतनी हमने हाइट बढ़ा दी कि ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखने लगा, मतलब हमने खींच उसको एकदम पतला कर दिया। इधर हाइपोटेनस था, इधर परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर मैक्सिमम तब होगा जब वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस से बड़ा कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ठीक। तो यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब ये भी हाइपोटेनस ही हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अभी और अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो तब तक के लिए और अपनी प्रैक्टिस करो, और मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और
मज़ा करेंगे भाई साहब।